सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा पुणे का एक छोटा सा गांव, जहां रात होते ही डर का साया गहराने लगता था। जंगली भेड़िए के झुंड ने इलाके में आतंक मचा रखा था। वे मवेशियों पर भी हमला करते, किसानों की फसलें बर्बाद कर दे और कई बार राहगीरों को भी निशाना बनाते। गांव के बुजुर्गों ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मदद की गुहार लगाई। जब यह समाचार महाराष्ट्र तक पहुंचा, तो उन्होंने तत्काल समाधान निकालने का निश्चय किया। शिविर में नगाड़े और डिंडी बजवाई गई और ऐलान किया गया, जो कोई भी भेड़ियों को मारेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। यह खबर गांव-गांव पहुंची और कई युवाओं ने अपने शौर्य को साबित करने के लिए अपने अपने तरीके से भेड़ियों को मारना शुरू किया। इसी गांव में भैरवनाथ नाम का एक युवा रहता था। उसने अपना बचपन जंगल में बिताया था। जंगल की हर चाल, हर हलचल और हर आवाज को पहचानना जानता था। जब उसने घोषणा सुनी, तो उसके मन में एक विचार कौंधा। यह मौका है मेरी ताकत और चतुराई को साबित करने का। मैं इन भेड़ियों को खत्म करके न केवल पुरस्कार जीतूंगा, बल्कि स्वराज्य के प्रति अपना निष्ठा भी दिखाऊंगा। लेकिन भैरवनाथ के पास कोई खास हथियार नहीं था, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी। फिर भी उसने ठान लिया कि इसी कुल्हाड़ी से भेड़ियों का शिकार करेगा। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, भैरवनाथ अकेले जंगल की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकती थी, कान मामूली सरसराहट भी पकड़ सकते थे। जंगल के बीच से एक लंबी हुंकार उठी। भैरवनाथ समझ गया, भेड़ियों का झुंड शिकार की तलाश में है। वह सावधानी से एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में भेड़ियों का झुंड वहां आ गया। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली, अपनी पकड़ मजबूत की, और जब वो झपटा तो कुल्हाड़ी बिजली की तरह लहराई और एक ही वार में भेड़िया धराशायी। एक और भेड़िया गुस्से में घुर्राता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन भैरवनाथ स्फूर्ति से किनारे हुए और एक ही झटके में गर्दन पर वार कर दिया। धीरे धीरे उसने एक के बाद एक कई भेड़ियों को मार गिराया। जंगल के सन्नाटे में सिर्फ भैरवनाथ की सांसों की आवाज और कुल्हाड़ी की चमक बची थी। सुबह होते ही भैरवनाथ ने भेड़ियों की पूंछ एकत्र की और उन्हें अपने झोले में रख लिया। सूरज उगने के साथ भैरवनाथ पुणे की महल की ओर बढ़ चला। दरबार में जब वह पहुंचा, तो उसने भेड़ियों की पूंछें शिवाजी महाराज के चरणों में रख दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। महाराज ने उनकी ओर देखा। उसकी फटी हुई धोती, धूल से सनी देह और उनके आंखों में झलकती एक निडर ज्वाला। राजे ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है वीर? भैरवनाथ महाराज, उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया। सिर्फ एक कुल्हाड़ी लेकर इतने भेड़ियों को मारना कोई आसान काम नहीं। तुम में असली योद्धा की चतुराई और वीरता है। इसके बाद उन्होंने भैरवनाथ को पुरस्कार के रूप में सोने की मुद्राएं और सम्मान पत्र दिया। लेकिन इन सब के अलावा मैं तुम्हारे सामने एक और प्रस्ताव रखता हूँ। भैरवनाथ, तुम्हारी चतुराई और बहादुरी देखकर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेना में शामिल हो। क्या तुम स्वराज्य के लिए लड़ोगे? भैरवनाथ की आंखों में गर्व की चमक थी। उसने झुककर कहा, महाराज, मेरे प्राण भी स्वराज्य के लिए अर्पित है। स्वराज्य की सेवा करते करते भैरवनाथ कब बहिर्जी नायक बने, ये उन्हें भी पता नहीं चला। नायक को उपाधि उनके गुप्तचरी और बहरूपिया वेश धारण करने की कला और चातुर्य की वजह से मिला था। समय के साथ हिंदवी स्वराज्य बढ़ते हुए अनेक संघर्ष और सफलता के साथ आगे बढ़ चला था। इतने सालों में हिंदवी स्वराज्य पर शत्रुओं की गिद्ध दृष्टि, चाहे अफजल खान के कपटपूर्ण चाल हो या फिर मुगलों की ओर से शाहिस्ते खान का पुणे पर कब्जा, हर बार शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई और रण कौशल से विजय प्राप्त की। लेकिन इन सभी अभियानों में एक ऐसा नाम था जो अंधकार में रहकर भी स्वराज्य की रक्षा कर रहा था। और कौन हो सकता है? वो थे स्वराज्य गुप्तचर विभाग के प्रमुख बहिर्जी नाइक। साल 1660 में मुगलों ने शाहिस्ते खान के नेतृत्व में पुणे पर अधिकार कर लिया। 3 वर्षों तक लाल महल और पूरे पुणे पर मुगलों का शासन रहा। शाहिस्ते खान ने जनता पर भारी कर लगाया, किसानों से जबरन अनाज और धन वसूला और पुणे की समृद्धि को तहस नहस कर दिया। स्वराज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। व्यापारियों में भय व्याप्त था
और लोग मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त थे। शिवाजी महाराज जानते थे कि सीधी लड़ाई में पुणे वापस लेना कठिन होगा। उन्हें एक रास्ता चाहिए था जिससे दुश्मनों को गहरी चोट पहुंचे बिना किसी बड़ी सेना को खतरे में डाले। यहीं पर बहिर्जी नायक ने अपनी अद्भुत गुप्तचरी कला प्रदर्शन किया। बहिर्जी नायक ने महीनों तक शत्रु शिविर और लाल महल और पुणे के मुगल ठिकानों पर गुप्त जानकारी एकत्र की। मुगल सैनिकों की दिनचर्या, पहरेदारी, शाइस्ते खान के महल में रहने के स्थान, इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया। रात के अंधेरे में मराठा सैनिकों ने लाल महल पर प्रवेश करने का गुप्त मार्ग खोजा। मुगलों की चौकसी को भेदने के लिए मराठों ने व्यापारी और बाराती के रूप में पुणे में दाखिल हो गए। बहिर्जी की जानकारी के आधार पर 5 अप्रैल 1663 की रात शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए मावल सैनिकों के साथ लाल महल पर हमला कर दिया। एक के बाद एक मुगलों के पहरेदार मार गिराए गए और शिवाजी महाराज सीधे पहुंचे शाइस्ते खान के हरम तक। शिवाजी महाराज ने अपने तलवार के एक ही वार से शाइस्ते खान की 3 उंगलियां काट दी और पूरा मुगल शिविर दहशत में आ गया। शाइस्ते खान जान बचाकर भाग निकला और जल्द ही अपने शर्मनाक हार से व्याकुल औरंगजेब शाइस्ते खान को दंड स्वरूप दक्षिण से हटा दिया। हालांकि पुणे से मुगलों को खदेड़ दिया गया, लेकिन लगातार युद्धों की वजह से स्वराज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। व्यापारियों को मुगलों के आक्रमण के कारण भारी नुकसान हुआ था, इसलिए अब योजना सूरत पर आक्रमण की थी, जिसमें गुप्तचरी की मुख्य भूमिका थी। साल 1664, पश्चिम भारत का सबसे समृद्ध व्यापारिक नगर सूरत। यहाँ के बाजारों में दिन भर व्यापारियों की भीड़ लगी रहती। सोने चांदी से लदे सौदागर, बहुमूल्य हीरे जवाहरात बेचने वाले व्यापारी और विदेशी व्यापारियों के गोदामों में भरे खजाने। यह शहर सचमुच एक सोने की खान थी। मुगल बादशाह औरंगजेब की सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र के बावजूद सूरत की सुरक्षा चौंकाने वाली थी। न कोई मजबूत किला, न संगठित सेना, सिर्फ कुछ स्थानीय गार्ड्स और मुगल अधिकारी। शिवाजी महाराज ने इस कमजोरी को भांप लिया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर बहिर्जी नायक को बुलाया और फिर एक रात बहिर्जी नायक भेष बदलकर सूरत में घुस गए। कभी वे एक आम व्यापारी बनते, कभी वे साधारण मजदूर और कभी वे फकीर, तो कभी एक पारंपरिक नाट्य कलाकार। किसी को शक तक नहीं हुआ यह व्यक्ति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों में से एक था। उन्होंने धीरे से जानकारी इकट्ठा की, कौन से गोदाम में सबसे अधिक धन रखा गया है, किन व्यापारियों के घरों में हीरे जवाहरात भरे हुए थे और मुगल अधिकारी कितना जल्दी जवाबी हमला कर सकते थे। कुछ ही दिनों में बहिर्जी नायक ने हर जरूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और एक गुप्त संदेश के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचा दी। सूरत पर आक्रमण का निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुगल साम्राज्य की नज़रों से बचते बचते इतने विशाल सेना को सूरत तक कैसे सुरक्षित पहुंचाया जाए। सूरत तक का मार्ग लंबा और चुनौतीपूर्ण था। पुणे से सूरत की सुरक्षा से भरी दूरी लगभग 400 से 500 किलोमीटर थी, लेकिन सीधा सड़क पकड़ना मतलब मुगलों को सबसे सतर्क कर देना था। इसलिए शिवाजी महाराज ने चतुराई दिखाते हुए युद्ध नीति का परिचय देते हुए एक गुप्त मार्ग चुना। यह मार्ग चुनने के पीछे कुछ विशेष रणनीतियाँ थी। पहाड़ों और जंगलों का लाभ। सीधा मार्ग छोड़कर पहाड़ों और घने जंगलों से गुजरने पर मुगल गुप्तचर सेना की गतिविधियों को भांप नहीं पाते। शिवाजी महाराज को यहाँ के भील, कोली और अन्य समुदायों का समर्थन प्राप्त था, जो मार्गदर्शन कर सकते थे। पूरी सेना को एक साथ न ले जाकर छोटे छोटे समूहों में आगे बढ़ाया गया, ताकि दुश्मनों को भनक न लगे। मराठों की राजधानी यहीं से सेना को गोपनीय आदेश मिले। बहिर्जी नायक और उनके गुप्तचरों को पहले से ही आगे भेज दिया गया था, ताकि मार्ग की सुरक्षा की जांच की जा सके। मराठा सेना सीधे उत्तरी दिशा में जाने के बजाय पहले जुन्नर की ओर मुड़ी। यह क्षेत्र सह्याद्री की पहाड़ियों से घिरा था, जिससे किसी के नज़र में आए बिना आगे बढ़ने में मदद मिली। नासिक के पास मुगल चौकियां थी, लेकिन मराठों ने सीधे रास्ते से जाने के बजाय
जंगलों और पहाड़ी दर्रों से होते हुए मुंबई गुजरात की ओर बढ़ना जारी रखा। अब सेना गुजरात के डांग क्षेत्र के जंगलों में प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ घने जंगल और पहाड़ी दर्रे थे, जहाँ कई बार भीलों और अन्य जनजातियों ने सेना का मार्गदर्शन किया। बहिर्जी नायक और उनके गुप्तचर लगातार मार्ग की जांच कर रहे थे, ताकि मुगलों की किसी भी गतिविधि का पता लगाया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सूरत जाने के लिए ताप्ती नदी पार करनी थी। मराठों ने चतुराई से कई छोटे समूहों में नदी पार की, ताकि कोई शक न करे। रात के अंधेरे में यह काम किया गया था, जिससे मुगल गश्ती दलों को भनक तक नहीं लगी। अब मराठा सेना सूरत से कुछ ही दूरी पर थी। बहिर्जी नायक की गुप्तचर रिपोर्ट ने बताया कि सूरत की सुरक्षा बेहद कमजोर थी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को कई भागों में बांट दिया, जिससे हमला पूरी तरह योजनाबद्ध हो सके। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनायत खान और मुगलों से निष्ठा रखने वाले व्यापारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर वे स्वयं वसूली की रकम मराठों को सौंप दे तो सूरत के बाहर से ही मराठे लौट जाएंगे। पूरे शहर में मराठों से भय व्याप्त था। सूरत का मुख्य अधिकारी मराठों के आने की वजह से किले में ही दुबक कर बैठ गया, और इनायत खान की तरफ से मराठों के प्रस्ताव का कोई भी जवाब ना देने के कारण मराठे हमले का निर्णय लेते हैं। घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक शहर के बाहर से हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। देखते ही देखते मराठा घुड़सवारों का तूफान सूरत की गलियों में फैल गया। शिवाजी महाराज ने पहले से ही तय किए निशाने पर हमला किया। गोदाम, सरकारी खजाने, मुगल अधिकारियों की हवेलियां। यह हमला तेज चतुराई से भरा हुआ अचूक था। बहिर्जी नायक ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मराठा सैनिकों को उन गोदामों तक पहुंचाया जहां सोने, चांदी, खजाने भरे थे। उन्होंने मुगल सैनिकों की कमजोरी और उनके भागने के गुप्त रास्ते पहले से ही पता कर लिए थे। उन्होंने बताया कि कौन से व्यापारी मुगलों का साथ दे रहे हैं, ताकि उन्हें दंडित किया जा सके। मुगल अधिकारी इनायत खान और अंग्रेज व्यापारी मुलासवर्थ सिर्फ तमाशा देखते रह गए, क्योंकि मराठों की आंधी इतनी तेज थी कि वे रोक नहीं पाए। 3 दिन तक सूरत मराठा सेना के नियंत्रण में रहा। मराठों ने बिना किसी निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाए मुगल सत्ता और उनके समर्थन व्यापारियों के धन को लूट लिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। सूरत की समृद्धि को नष्ट करने का इरादा छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं था, बल्कि उन्होंने केवल मुगलों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए यह हमला किया था। सूरत पर इसके बाद दूसरा हमला भी मराठों द्वारा किया गया था। वे भी इसी आक्रमण के प्रति पूर्णतः सफल रहा, और 1670 आते आते सूरत पूर्णतः मुगलों से मुक्त होकर हिंदवी स्वराज्य के अधीन हो गया। सूरत का यह आक्रमण सिर्फ एक युद्ध नीति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक विजय थी। बहिर्जी नायक की बुद्धिमत्ता और शिवाजी महाराज की युद्ध नीति ने साबित कर दिया था कि केवल तलवार से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी युद्ध जीते जा सकते हैं। इस आक्रमण से पूरे भारत में मुगलों को कमजोर किया जा सकता है, यह संदेश फैला। व्यापारियों में मुगल साम्राज्य के प्रति अविश्वास का भाव फैल जाने के कारण मुगलों को एक बड़ी आर्थिक क्षति पहुंची। तो दोस्तों, इस वीडियो को छत्रपति शिवाजी महाराज समर्पित करता हूं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, जय शिवाजी।